day 27 and it is your most wanted series in which we are going to discuss human health and diseases chapter, and in this chapter we will discuss about the कह सकते हो हेल्थ एंड डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं हेल्थ को। तो कहो कि मैम absence ऑफ डिजीज इज कॉल्ड हेल्थ, इसी को तो कहेंगे हेल्थ। जब डिजीज नहीं है तो हम हेल्दी हैं, बट इट्स नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, बिकॉज जो मेडिकल साइंस है, अपनी जो इंस्टीट्यूशन है जो हेल्थ को डिफाइन करती है, उसके हिसाब से क्या कहते हैं भाई, हेल्थ टोटल सोशल वेलबींग, मेंटल वेलबींग एंड फिजिकल वेलबींग इज कॉल्ड हेल्थ। किसी भी पर्सन के सोशल वेलबींग को, मेंटल वेलबींग को और फिजिकल वेलबींग को ही हम क्या कहेंगे, हेल्थ कहेंगे। तो हेल्थ जो होता है कभी भी अफेक्टेड होगा किसके थ्रू, जरा देखें तो सबसे पहले आता है जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना। बाय बर्थ किसी भी तरीके जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोई अगर चेंजेस आते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना। इन्फेक्शियस फ्रॉम द माइक्रोब्स, यानी इन्फेक्शंस की बात करें, इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें, है ना। तो इन्फेक्शन फ्रॉम द माइक्रोब्स की बात करें तो भैया जितने भी माइक्रोब्स अगर हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे अंदर से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं, किसी तरह का कोई पॉइजन सीक्रेट करते हैं, देन दे विल लीड टू द infection inside our body and causes disease, है ना। तीसरी की बात करें, लाइफस्टाइल includes food and water we take, exercise and rest। कह सकते हो अगर लाइफस्टाइल में हमारे अंदर कोई भी ओबेसिटी आ जाए ड्यू टू लैक, कह सकते हो एक्सरसाइज, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज, या फिर एक्टिविटी की कमी की वजह से, या एक्सेसिव इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से मोटापा हो, तो दैट विल ऑल्सो लीड टू द डिजीज, है ना। गुड हेल्थ किसको कैसे हम ऑब्टेन करेंगे और गुड हेल्थ कहते किसको हैं, तो वो देखे जरा। तो बात करते हैं बैलेंस डाइट की, है ना। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, अवेयरनेस अबाउट द डिजीज एंड देयर इफेक्ट, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर। दीज आर द मेन कंटेंट ऑफ आवर लाइफस्टाइल। कर सकते हैं हमारे लाइफस्टाइल के अंदर जो मेन प्रॉपर थिंग्स हैं, इनको अगर हम फॉलो करें तो हमारा हेल्थ क्या रहेगा, बहुत ही साउंड रहेगा और वी विल जस्ट स्टे हेल्दी, ठीक है। चलो बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजीजेस की, है ना। अकॉर्डिंग टू द कह सकते हो मोड ऑफ ट्रांसमिशन या फिर कॉजेटिव फैक्टर के बेसिस पे इसको डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले आता है इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब होता है कभी भी ये डिजीज ओरिजिनेट होगा बाय एनी पैथोजेंस, कोई भी पैथोजेंस है क्या कर रहा है, बॉडी के अंदर डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है, उसी को हम कहेंगे इन्फेक्शियस डिजीज। एंड इट विल कह सकते हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कंटामिनेशन के थ्रू, या फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन के टच में आने से, कंटामिनेटेड फूड के टच में आने से, कंटामिनेटेड वाटर के टच में आने की वजह से यह फैलेगा, ठीक है। बात करते हैं अगले डिजीज की, दैट इज डीजेनरेटिव डिजीज, है ना। तो डीजेनरेटिव डिजीज का मतलब क्या होता है, विथ एजिंग, एजिंग की वजह से सपोज दैट जैसे कोई बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो रहा है, देन उसके बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगा, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कॉज होता है। और फिर कह सकते हो कि जितने भी डिजीज जैसे गठिया हो गया, या फिर जॉइंट्स के जो पेन होते हैं, और या फिर मेमोरी की जो बीमारियां होती हैं, विथ एजिंग, लैक ऑफ विजन कमजोर पड़ जाते हैं, हियरिंग मैकेनिज्म कमजोर पड़ जाता है, दोज आर एग्जाम्पल ऑफ डीजेनरेटिव डिजीज। तो डीजेनरेटिव डिजीज बाद में देखेंगे। सबसे पहले कुछ इन्फेक्शियस डिजीज की लिस्ट यहाँ दे रखी है, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइफॉइड की, है ना। तो वेरी कॉमन, आपने पढ़ा होगा, क्या थी, मिस मैरी थी, है ना। वो क्या करती थी, घर में जाके खाना बनाती थी, शी वाज कुक, या फिर कह सकते हो शेफ थी बाय प्रोफेशन। और उनके अपने पूरे लाइफ का 37 ईयर्स उनको कहाँ गुजारना पड़ा, इम्प्रिजनमेंट में गुजारना पड़ा, बिकॉज जहाँ भी वो खाना बनाने जाती थी तो क्या होता था, उनके साथ हादसा होता था। क्या हादसा, कि जिनको भी वो खाना बना के खिलाती थी वो कंटेमिनेट हो जाते थे, इन्फेक्टेड हो जाते थे विडाल तो टेस्ट होता है, ठीक है, किससे कंटेमिनेटेड हो जाते थे भाई, टाइफाइड के बैक्टीरिया से, दैट इज साल्मोनेला टाइफी। तो वो कैसी थी भाई, नॉन सिम्टोमेटिक कैरियर थे, उनके बॉडी के अंदर ये साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट था, बट उनको खुद डिजीज नहीं होता था और वो अपने हाथों से खाना बनाती थी, तो उनके हैंड के अंदर क्या होते थे, वो बैक्टीरियम प्रेजेंट होते थे, और वो उसकी वजह से वो क्या करती थी, स्प्रेड ऑल ऑफ डिजीज की पॉजिटिव एजेंट बन गई थी, जाने अनजाने, ठीक है। चलो भाई आगे चल देखते हैं। सिम्टम्स की बात करें, क्या सिम्टम्स हैं, तो इनके सिम्टम्स के अंदर क्या आएंगे भाई, फीवर आता है, वीकनेस आता है, स्टमक पेन आता है, ठीक है। इफेक्ट्स की बात करें, इफेक्ट्स क्या होता है,
गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ये बैक्टीरिया जाकर के परफोरेशन कॉज करता है, इंटरनल ब्लीडिंग करता है, जिसकी वजह से काफ़ी वॉमिटिंग टेंडेंसी, हाई फीवर बहुत ज़्यादा होगा, वॉमिटिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी और एनेमिक हो जाता है पर्सन। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं न्यूमोनिया की। तो न्यूमोनिया के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आप याद रखोगे, क्या याद रखोगे कि जो अफेक्टेड पार्ट है दैट इज लंग, ना कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कोल्ड में कॉमन कोल्ड जो है या फिर आप कह सकते हो जो राइनो वायरस होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, जबकि यहाँ पे इन्फेक्शन ज्यादा कहाँ होगा, लंग्स के अंदर। एल्वियोलाई के अंदर क्या फील्ड हो जाता है, फ्लूइड फील्ड हो जाता है, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स क्या है, फीवर है, चिल है, कफ है, हेडेक है। चलो भाई डन, कंप्लीटेड। बात करते हैं कॉमन कोल्ड, जो मैंने अभी आपको कहा वायरस कॉजेटिंग एजेंट है, कौन सा, राइनो वायरस। जो अफेक्टेड एरिया है दैट इज रेस्पिरेटरी पैसेज ट्रैक्ट, ट्रैकिया, नजल एपिथेलियम, ये सारे क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे। सिम्टम्स क्या है, नजल कंजेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, कफ एंड हेडेक। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, मलेरिया की बात करते हैं। इट इज ऑल्सो इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, है ना भाई, प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ है, और इसको कौन कैरी करने का काम करता है, मॉस्किटो। ठीक है, अब ये मॉस्किटो कौन है भाई, आपको पता है कौन सा मॉस्किटो, कॉमन फीमेल एनोफिलीज है। ठीक है, चलो भाई डन। द चिल एंड द हाई फीवर रिकरिंग टू 4 डेज, यानी कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो फीवर आता है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है, बहुत ज्यादा ठंड लगने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद ये क्या होगा, फीवर रिपीट करता है। पैरासाइट्स की बात करें तो पैरासाइट्स मल्टीप्लाई विद इन लिवर सेल्स एंड देन अटैक आरबीसी। ठीक है, तो पैरासाइट क्या करता है, अटैक करता है और मल्टीप्लाई करेगा किसके अंदर, लिवर सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से लिवर डैमेज होता है, पर्सन एनेमिक हो जाता है, आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बिकॉज ये क्या करता है भाई, आरबीसी के अंदर भी घर बनाता है, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट जो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको खाता है और मल्टीप्लाई करता है, उसका कह सकते हो मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं गेमेटोसाइट में वो कन्वर्ट होता है, कहाँ होता है, आरबीसी के अंदर। ज्यादा डिटेल कहाँ देखेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया के अंदर देखेंगे। ठीक है, अब नेम ऑफ डिजीजेस में अगला जो डिजीज है दैट इज अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री। तो याद रखना जो इन्फेक्टेड जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन है ना, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो म्यूकोसल एपिथेलियम है वहां जाकर के घर बनाता है और इसका जो फूड है ना, क्या है, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट जो प्रोटीन है उसके ऊपर फीड करता है। तो आरबीसी के ऊपर फीड करेगा तो क्या करेगा भाई, जितने भी म्यूकोसल एपिथेलियम के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके अंदर पेनिट्रेशन चालू कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी अलोंग विथ स्टूल पैसेज, यानी जब भी स्टूल पास होगा तो उसके साथ म्यूकस के साथ क्या आएगा, ब्लड क्लॉट आएगा। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अमीबियासिस। प्रोटोजोअल डिजीज है ना, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसका कॉजेटिव एजेंट है। एस्केरियासिस की बात करें, है ना, पैरासाइट है क्या भाई, एस्केलमिंथिस, यानी राउंड वर्म के अंदर आता है, कहाँ रहता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर घर बना करके रहता है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है। इसके एग्स जो होते हैं रॉ वेजिटेबल्स यानी मिट्टी के अंदर रहते हैं ना, 2 years तक क्या होते हैं भाई, ये सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, तो इनसे बच पाना बहुत ही मुश्किल है। और तो और हमारे स्टमक का एसिड भी इसको किल नहीं कर पाता। देन एग जब इनटेक हो जाएगा, अगर अच्छे से उसको कुक नहीं किया गया है, देन एग विल बी इंजेस्टेड अलोंग विद द रॉ वेजिटेबल्स कह सकते हो, और उनके साथ ये एग आकर के मल्टीप्लाई करेंगे हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। और बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन होता है स्केरियासिस, जो छोटे बच्चे होते हैं जो मिट्टी खा लेते हैं ना, उनके अंदर बहुत ज्यादा कॉमन होता है। तो भाई क्या होगा, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में वो अपना घर बनाएंगे और सक करेंगे, जो भी हम खाना खाएंगे तो डाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड विल गेट एब्जॉर्ब बाय दिस एस्केरिस। उसके बाद क्या होगा भाई, वीकनेस आ जाएगी, ग्रोथ नहीं होगा। फर्दर अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और कम पड़ जाए हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से, देन दे विल डू, दे विल मूव टू द अनदर ऑर्गन, और जो एक्सटर्नल ओपनिंग्स हैं उसके थ्रू भी वो बाहर आने लगते हैं। मेंटल यानी आप कह सकते हो ब्रेन के ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, तो बच्चे एबनॉर्मल बिहेव करना चालू कर देते हैं। ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, है ना, मस्कुलर पेन रहेगा, फीवर रहेगा, बच्चा एनेमिक हो जाएगा। हेल्दी पर्सन गेट इन्फेक्टेड थ्रू कैसे भाई, वाटर एंड वेजिटेबल्स, जो आपको मैंने बताया। एस्केरिस के जो एग होते हैं वो कंटामिनेटेड फूड के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं। अगला डिजीज है एलिफेंटियासिस, क्या है भाई, वुचरेरिया ब्रोंकाइटिस, एडिस इजिप्टी मच्छर इसका क्या है भाई,
आपको याद रखना है क्यूलेक्स मच्छर, सॉरी एडिस इजिप्टी नहीं है ना, क्यूलेक्स मच्छर क्या करता है, वुचरेरिया ब्रोंकेफ्टाई का वेक्टर है ना। जब वो काटेगा देन व्हाट दे विल डू कि वो ट्रांसफर कर देगा किसको, वुचरेरिया ब्रोंकेफ्टाई को। दैट कॉजेज क्या करता है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। कहाँ पे, लिम्फेटिक नोड्स ऑफ हिंडलिम, जो हिंडलिम का जो पोर्शन है या जो आप कह सकते हो जेनाइटल पार्ट्स के पास जितने भी लिम्फेटिक नोड्स हैं उनके अंदर क्या करता है, परमानेंट स्वेलिंग, परमानेंट इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है, जिसकी वजह से एस्क्रोटल एरिया, पेल्विक एरिया या जेनाइटल एरिया एनलार्ज हो जाएगा, स्वेलोन हो जाएगा। पैर भी कैसे हो जाएंगे, एलिफेंट के पैर के जैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो लिम्फेटिक वेसल्स इसमें लोअर लिम्स गेट ब्लॉक्ड हो जाएंगे, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा जो परमानेंट है, इरिवर्सिबल, इसका कोई इलाज नहीं है ना। आगे चलते हैं, रिंगवर्म की बात करते हैं। रिंगवर्म क्या है भाई, फंगल डिजीज है। कहाँ कॉज करेगा, कहाँ डिजीज कॉज करता है, तो स्किन के ऊपर, यानी कि स्किन के ऊपर लेजन बना देता है, सर्कुलर राउंडेड, वहां पे बहुत ज्यादा इचिंग होगी, ड्राई हो जाती है स्किन, स्केली हो जाती है, ठीक है। तो जो कॉजेटिव एजेंट है वो कौन कौन से हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, इसका सिम्टम्स है, ठीक है। इफेक्ट की बात करें तो स्किन क्या हो जाएगा भाई, इन्फेक्ट करेगा, और जिसकी वजह से उसकी हेल्दी स्किन नहीं रहेगी। इट विल लीड टू द सोशल एज वेल एज पर्सनल हाइजीन को बहुत ज्यादा खराब कर देता है, एंड इट विल गेट इन्फेक्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन वेरी इजी बाय द यूज ऑफ सोप, कह सकते हो साबुन के यूज से, तौलिए के यूज से, या फिर उसका कपड़ा कोई शेयर कर ले, या फिर उसका कोई बेड शेयर कर ले, देन इट विल गेट ट्रांसमिटेड टू द अनदर पर्सन। बात करते हैं मलेरिया की। आपको बताया मलेरिया हमारे इंडिया के अंदर बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर बन गया था, और मलेरिया को रोकने के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूशन आपके इंडिया में क्या किया गया, स्टैब्लिश किया गया। टू गेट रेड ऑफ दिस मलेरिया डिजीज जस्ट वी यूज डीडीटी ऑन लार्ज स्केल, जिसकी वजह से एंथ्रोपोजेनिक, जैसे पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन, डीडीटी के छिड़काव से क्या हो गया, सारे मच्छर जो सेंसिटिव थे उनका डेथ हो गया, और वो मच्छर इवॉल्व कर गए जिनके अंदर रेजिस्टेंस पावर थी, है ना। तो यहाँ देखते हैं मलेरिया के अंदर भाई ये जो एनोफिलिस मच्छर है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मोडियम, है ना, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। अब ये प्लाज्मोडियम क्या करता है भाई, विद द बाइट, सलाइवा उसके अंदर प्रेजेंट है, सलाइवा के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। सलाइवा किसकी सलाइवा, मच्छर के सलाइवा के अंदर प्रेजेंट है, और ये कहाँ पहुंच जाएगा भाई, ब्लड के अंदर, ह्यूमन के अंदर, जो ह्यूमन को काटा गया है। एंड ब्लड के अंदर सबसे पहले इसका जो फूड होता है ना, किस फॉर्म में ये रहता है, स्पोरोजोइट। अपन इस डायग्राम से पढ़ेंगे, जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। चलो आते हैं, तो बाइट किया, स्पोरोजोइट कहाँ आ गया, ब्लड में आ गया, सबसे पहले भाग जाएगा, और किसके ऊपर फीड करेगा, ग्लाइकोजेन के ऊपर फीड करेगा, और ग्लाइकोजेन के ऊपर फीड करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिप्टोमेरोजोइट में, और कह सकते हो क्रिप्टोजोइट। इसके बाद फर्दर इसके अंदर डिवीजन होगा, मल्टीपल फिजन होगा, मल्टीपल फिजन के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिप्टोमेरोजोइट, ठीक है। इसमें से जो क्रिप्टोमेरोजोइट होंगे कुछ तो यहाँ से एस्केप कर जाएंगे, और कुछ कहाँ पहुंच जाएंगे भाई, इसके दूसरे लिवर सेल के अंदर, ठीक है। अब ये जो यहाँ से एस्केप करेगा वो एस्केप करके कहाँ पहुंचेगा भाई, जितने आरबीसी सेल्स हैं उसके अंदर, है ना। यहाँ से लिख रहा है कि लिवर सेल के अंदर कैसे रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली करता है, ब्रेस्ट करता है सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर रिलीज हो गया, कहाँ पहुंचेगा, सीधे आरबीसी के अंदर पहुंचेगा। आरबीसी के अंदर भी रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, और रेड ब्लड सेल्स को के अंदर जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कंज्यूम किया, और उसकी वजह से किसको कंज्यूम करता है, हीमोग्लोबिन को, और हीमोजोइन नाम का एक टॉक्सिन रिलीज करता है। कौन सा टॉक्सिन, हीमोजोइन, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, फीवर होता है, चिल होता है आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, 48 आवर्स 72 आवर्स के इंटरवल पे क्या होगी, बहुत ज्यादा ठंड लगेगी और फीवर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो हीमोजोइन क्या है, हीमोग्लोबिन के ब्रेकिंग की वजह से है, हीमोग्लोबिन के ऊपर फीड करता है और बाई प्रोडक्ट बनाता है विच इज टॉक्सिन, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट की बात करें। अब उसके बाद क्या होगा, अपनी ये संख्या बढ़ाएंगे, है ना। यहाँ पे ट्रोफोजोइट कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ट्रोफोजोइट, ठीक है। यहाँ पे आरबीसी के अंदर जब ये करेंगे तो ट्रोफोजोइट कहलाते हैं। अब ये ट्रोफोजोइट क्या करते हैं, कुछ तो दूसरे आरबीसी के अंदर चले जाएंगे अपना मल्टीप्लीकेशन के लिए, फर्दर ट्रोफोजोइट बनाने के लिए, और कुछ क्या करते हैं दूसरे आरबीसी के अंदर यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं गैमेटोसाइट्स के अंदर, यानी कि इनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आता है, ये गैमेटोसाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये वेट करेंगे, इसके आगे का लाइफ साइकिल कभी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होता। उसी आदमी को अगर कोई
एनोफिलीज मच्छर काटती है और वहां से ब्लड सक करती है, तो अलोंग विद दोज ब्लड ये आरबीसी जिनके अंदर गैमेटोसाइट प्रेजेंट है ये कहाँ पहुंच जाएंगे, स्टमक के अंदर। किसके स्टमक के अंदर, मॉस्किटो के स्टमक यानी कि क्रोप के अंदर। ठीक है, चलो भाई आ गया यहाँ पे। तो इनसाइड द मॉस्किटो है ना, मॉस्किटो के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनसाइड द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑफ मॉस्किटो इज सेक्सुअल फॉर द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है इनसाइड द मॉस्किटो बॉडी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो गैमेटोसाइट मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में कन्वर्ट होता है। आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन हो गया इनसाइड द मॉस्किटो क्रॉप। आफ्टर दैट क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट फर्दर एम्ब्रियो में डेवलप होगा, यानी कहने का मतलब क्या, वहाँ पे स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन कर लेगा वो। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस चेंज होगा, वहाँ पे मेटामॉर्फोसिस करेगा और उसका जो चेंज हो रहा है यहाँ पे, वो चेंज क्या हो रहा है, स्पोरोजोइट में कन्वर्ट हो रहा है। और ये स्पोरोजोइट क्रोप से माइग्रेट कर जाएंगे, बॉडी के जो कैविटी है वहां से माइग्रेट करके कहाँ पहुंच जाएंगे, फिर से सैलिवरी ग्लैंड के अंदर पहुंच जाएंगे। दिस इज द सैलिवरी ग्लैंड। और फर्दर फिर से क्या करेगा, ये साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगा। चलो इम्यूनिटी की बात करते हैं ना। तो इम्यूनिटी होता क्या है, तो कहो कि मैम अभी कोरोना के टाइम पे हमने खूब ही सुना है इम्यूनिटी 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 बढ़ाओ, कुछ ये करो, वो ड्रग्स खाओ, वो ड्रग मतलब कोई भी मेडिकल सप्लीमेंट्स खाओ जिसके उससे इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाएगी। तो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर कुछ इनबिल्ट ऐसे फैक्टर हैं जो पैथोजेंस के एंट्री के बाद हमारे बॉडी के अंदर डिजीज होने को रोकते हैं, डिजीज को अपीयर नहीं होने देते, उन पैथोजेंस को किल करते हैं, उन जर्म्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। देन पावर ऑफ दिस बॉडी टू resist the diseases is called immunity। अब immunity की बात करें तो immunity को डिफाइन करने के लिए the ability of host cell to fight the disease causing microorganism due to immune system is called immunity। दो तरह की immunity होती है, एक innate immunity और दूसरा acquired immunity। innate का मतलब क्या है, by birth जो immunity हमें मिली है that is called innate immunity। innate immunity के अंदर हम क्या देखेंगे, जैसे कोई न्यूबॉर्न बेबी बर्थ ले रहा है ना, तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, स्किन प्रेजेंट है ना, उसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या प्रेजेंट है, म्यूकस प्रेजेंट है। और ये म्यूकस क्या करेंगे, बाहर से आने वाले जितने भी पैथोजेंस हैं उनको अंदर जाके इन्वेड करके डिजीज अपीयर होने को रोकेंगे। स्किन भी क्या करती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमें प्रोटेक्ट करती है, पैथोजेंस को अंदर एंड नहीं करने देती। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, फिजिकल बैरियर कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या प्रेजेंट है, सलाइवा है, एसिड है, या फिर कोई भी फिजियोलॉजिकल सिक्रेशन, हमारे बॉडी के अंदर ऐसा सिक्रेशन जो पैथोजेंस के ग्रोथ को रोके, डिजीज को अपीयर होने से रोके, उसे हम क्या कहेंगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर का मतलब क्या है, हमारे बॉडी के अंदर ढेर सारे ऐसे सेल्स प्रेजेंट हैं जैसे टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो एंटर्ड पैथोजेंस हैं उनके ग्रोथ को रोकेगा, उनको किल करेगा, डिजीज को अपीयर नहीं होने देगा। तो ऐसे बैरियर क्या कहलाएंगे, सेलुलर बैरियर कहलाएंगे। ठीक है, अब साइटोकाइन बैरियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है इंपॉर्टेंस भाई इसमें, जरा देखें तो हमारा कोई बॉडी का सेल है, कोई पैथोजेंस नहीं, यहाँ आपको याद रखना है, वायरस, कौन सा वायरस इसमें एंटर करता है, मल्टीप्लाई करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है। ये इन्फेक्टेड सेल्स है, कैसा सेल्स है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है। इट विल प्रोड्यूस ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, इस प्रोटीन का नाम है एंटरफेरॉन। क्या कहेंगे इसको हम, एंटरफेरॉन। ये एंटरफेरॉन क्या करेगा, जो नेबरिंग सेल्स हैं, इन नेबरिंग सेल्स के अंदर ऐसे चेंजेस लेके आएगा जिसकी वजह से ये वायरस जब यहाँ एंटर करें तो मल्टीप्लाई ना कर सके। तो एंटरफेरॉन क्या कर रहा है, बचा रहा है नेबरिंग सेल्स को वायरस से इन्फेक्ट होने से। ठीक है, तो इस तरह के बैरियर क्या कहलाएंगे, साइटोकाइन बैरियर कहलाएंगे। ठीक है, चलो भाई इनेट इम्यूनिटी तो हो गई। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें, क्या होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पूरे लाइफ में हम इसे एक्वायर करते हैं। सपोज दैट जैसे कोई एक बेबी है ना, उसका बर्थ हुआ है ना, और उसको पहली बार मान लो कोई एक डिजीज अपीयर होती है उसके बॉडी के अंदर, कोई पैथोजेंस जाता है, मल्टीप्लाई करता है, डिजीज हो जाता है उस बच्चे को। फर्दर क्या होगा, उसका जो इम्यूनिटी है, उसका जो इम्यून सिस्टम है, वो क्या करेगा, उस पैथोजेंस के अगेंस्ट एक्शन लेगा और फाइट करेगा और अल्टीमेटली बच्चा ठीक हो जाता है। ठीक है, तो उस फाइट के दौरान क्या होगा, वो जो अपनी इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं इसको याद करके रख लेंगे, इसका मेमोरी सेल्स बना लेंगे, वो सारे एंटीबॉडी बना लेंगे जो उस लड़ाई में काम आए थे, और ये प्रोलॉन्ग टाइम तक वो डिजीज अब दोबारा उस बच्चे को नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी उसके लिए क्या है भाई, मेमोरी सेल्स बना हुआ है। दोबारा जब वही पैथोजेंस उस बच्चे के अंदर जब एंटर करता है, बॉडी के सेल्स के अंदर एंटर करेगा, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा भाई, वहां पे पहले से एंटीबॉडी बने हुए, हथियार बने हुए हैं, मेमोरी भी है कि कैसे इसको हराना है। देन व्हाट विल हैपन, एंट्री तो हो गई है बट दे विल नॉट एलिजिबल टू
डेवलप द डिजीज, बिकॉज ये एंटीबॉडी, ये प्रोटीन्स क्या करेंगे, उस पैथोजेंस को डिजीज अपीयर कराने से पहले ही या उनकी संख्या बढ़ने से पहले ही उनको किल कर देंगे। तो इस तरह की इम्यूनिटी क्या कहलाती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी कैरेक्टरिस्टिक है भाई कि कैसे उसको हम डेवलप कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को गेन करने के तरीके हैं, है ना, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। क्या डिफरेंस दे रखा है इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, कि ये प्रेजेंट होता है बर्थ से, ये कब होता है, पूरे लाइफ टाइम में हम एक्वायर करते हैं, है ना। तो इनेट इम्यूनिटी का दूसरा कैरेक्टर है कि हमारे साथ पूरे लाइफ भर रहता है, ठीक है। ये क्या रहता है, शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, शॉर्ट लिव्ड रहता है, आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड ये क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाता है, फिर से हमें उसे रीजेनरेट करना पड़ता है, ठीक है। चलो भाई, तीसरा है क्या भाई, जैसे ही एक्सटर्नल पैथोजेंस आते हैं हमारे बॉडी के कांटेक्ट में, उसको क्या करेगा, ये प्रोहिबिट करेगा डेवलप होने से, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी पहले से एंटीजेंस प्रेजेंट हैं जो उसको अंदर नहीं आने देगा, उसको डेवलप नहीं होने देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एक्वायर्ड में क्या है, पैथोजेंस के कांटेक्ट में आने के बाद इम्यूनिटी डेवलप होती है। इसमें पैथोजेंस के आने के बाद नहीं, उसके पहले ही अपीयर रहती है, ठीक है। चलो भाई, अगला है इनेट इम्यूनिटी, क्या है, फ्रॉम मदर, है ना, या फिर फ्रॉम पेरेंट्स। ये क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, मतलब बाय बर्थ ही विरासत में मिलता है। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, बाय बर्थ मदर या पेरेंट्स से नहीं मिलता, ये क्या है, खुद ही डेवलप करना पड़ता है, उसके बॉडी के अंदर खुद डेवलप होती है ये चीजें। आगे चलते हैं, या ये क्या कर रहा है, इनेट इम्यूनिटी के अंदर हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है हर तरह के बैक्टीरिया, हर तरह के पैथोजेंस, हर तरह के वायरस, मतलब वाइड वेराइटी है। जबकि इसमें क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसी पर्टिकुलर एक टाइप ऑफ डिजीज से एक बार में इम्यूनिटी मिलती है, यानी स्पेसिफिक होता है ये स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है। चलो डन। चलो बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर क्या देखेंगे हम, प्राइमरी रेस्पॉन्स को और सेकेंडरी रेस्पॉन्स को। जैसे कोई बॉडी है, उसके अंदर कोई पैथोजेंस बाहर से अंदर आ रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा, डिजीज अपीयर होगी, यानी कि उसके लिए पहले से बना बनाया कोई एंटीबॉडी नहीं है, उससे फाइट करने की क्षमता नहीं है। देन क्या होगा भाई, वहां पे जो रेस्पॉन्स होता है काफी स्लो होता है, इंटेंसिटी भी उसकी क्या होती है, लो होती है, जिसकी वजह से डिजीज अपीयर हो जाता है। उससे लड़ने में, उससे फाइट करने में, उसको डिस्ट्रॉय करने में लंबा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये पहली बार आया है, उसके लिए पहले से कोई मेमोरी या कोई एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर सेव नहीं है। सेकेंडरी रेस्पॉन्स की बात करें, जब एक बार डिजीज से वो ठीक हो गया बच्चा, या फिर वो बॉडी रिकवर कर गया, देन उसके बॉडी में उस पैथोजेंस के खिलाफ क्या बन चुके हैं, एंटीबॉडी बन चुकी है, मेमोरी सेल बन चुके हैं। अब वही पैथोजेन फिर से एंटर करेगा, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा भाई, वहां पे अब क्या है, पहले के कंपैरिजन में उसके खिलाफ एंटीबॉडी पहले से बनी हुई है ना, मेमोरी सेल बने हुए हैं। जैसे ही एंट्री होगी, इंटेंसिटी क्या होगा, उसको रोकने का हाई होगा, है ना, रेस्पॉन्स क्या होगा, फास्ट होगा, जिसकी वजह से डिजीज अपीयर नहीं हो पाएगी। तो सेकेंडरी रेस्पॉन्स क्या होता है, हाई इंटेंसिटी का होता है, फास्ट होता है, इसमें डिजीज अपीयर नहीं होती। तो चलो भाई, हमने कंसेप्ट सीख लिया प्राइमरी रेस्पॉन्स और सेकेंडरी रेस्पॉन्स का, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, लिम्फोसाइट्स की बात करें, है ना, तो कौन कौन से लिम्फोसाइट्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, बी लिम्फोसाइट्स, एंटी लिम्फोसाइट। कहो कि मैम कैसे कैटेगराइज किया है, ऐसे लिम्फोसाइट्स जिनका मैच्यूरेशन बोन मैरो में होता है उनको हम बी लिम्फोसाइट कहेंगे, और ऐसा लिम्फोसाइट जिनका मैच्यूरेशन मतलब थाइमस के अंदर हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, टी लिम्फोसाइट कहेंगे, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट हो गया, बी लिम्फोसाइट हो गया। आगे चले नेक्स्ट, कहो कि मैम टी लिम्फोसाइट का क्या काम है, बी लिम्फोसाइट का क्या काम है, वो भी बता दो। चलो बताते हैं भाई, सुनना, ध्यान देना। बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, ये काम करते हैं एंटीबॉडी बनाने का, है ना, बी लिम्फोसाइट्स याद रखना, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन बनाते हैं। ये कौन कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन है भाई, आपको पता होगा, IgA, IgG, IgE, है ना, IgE हो गया, IgD भी होता है, ठीक है, और IgM भी होता है, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन M। दिस आर द इम्यूनोग्लोबुलिन है, ठीक है। क्या हो गया भाई, दो बार ई लिख दिया क्या, IgA, IgG, IgE, IgD, D बोला था, है ना, तो देन दिस इज IgD, E हो गया, M। दीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, कौन सिंथेसाइज कर रहा है, बी लिम्फोसाइट बना रहा है, और इसको हम इस तरह के इम्यूनिटी, यानी ये क्या करते हैं भाई, जितने बाहर से पैथोजेंस आएंगे उनको चारों तरफ से इसको घेरने का काम करते हैं, ऑप्सोनाइज करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल अपन बाद में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि बी लिम्फोसाइट कैसा इम्यूनिटी शो कर रहा है,
ह्यूमोरल रेस्पॉन्स, है ना, जिसमें एंटीबॉडी मेडिएटेड होगा उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स कहेंगे, ठीक है। टी लिम्फोसाइट की बात करते हैं। टी लिम्फोसाइट क्या करता है, सुनना ध्यान देना, टी लिम्फोसाइट ये कोई इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं बनाता, है ना। तो इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं बनाता तो क्या करता है, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, है ना, जैसे किलर सेल्स, है ना, किलर सेल्स प्रेजेंट है, कुछ फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट हैं, फैगोसाइटिक सेल्स, है ना, मैक्रोफेजेस वगैरह, और तो और कुछ ऐसे प्रेजेंट जैसे हेल्पर सेल्स प्रेजेंट हैं। क्या करता है, ये पूरे इम्यून सिस्टम को जगाता है। या फिर कह सकते हो इनके अंदर, हेल्पर सेल्स के अंदर क्या प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, अपने खुद के सेल और बाहर के पैथोजेंस को पहचानने की कैपेसिटी है ना, टी हेल्पर सेल्स। तो ये सारी चीजें, बहुत तरह के सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ये क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्शन लेते हैं। डायरेक्ट किसके ऊपर एक्शन लेंगे भाई, खुद इन्वॉल्व होते हैं, किसके ऊपर, पैथोजेंस के ऊपर। या तो उनको फैगोसाइटाइज कर देंगे, या तो उनको किल कर देंगे, या फिर बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करेंगे कि तुम इम्यूनोग्लोबिन बनाओ। इसके पास मेमोरी सेल्स भी प्रेजेंट है, बी लिम्फोसाइट के पास भी मेमोरी सेल है ना, टी मेमोरी सेल्स इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर। तो यानी कहने का मतलब क्या है, कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, टी लिम्फोसाइट खुद एक सेल है और सेल ही क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है किसके ऊपर, पैथोजेंस के ऊपर। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ऐसे आप याद रखोगे इस चीज को, ठीक है। तो चलो भाई देखें, यहाँ पे आपको याद रखना है दिस वन, कि टी लिम्फोसाइट सो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी CMI, बिकॉज खुद सेल ही क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है पैथोजेंस के साथ उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। चलो नेक्स्ट की बात करें, दैट इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का मतलब कितने एंटीबॉडी हमारे पास हैं, बहुत सारे एंटीबॉडी प्रेजेंट हैं, जिसमें मेन इम्यूनोग्लोबुलिन है, IgA, IgG, IgD, IgE, IgM, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है दिस वन, है ना, ठीक है, जैसे ये है। आगे देखते हैं भाई, आपको याद रखना है IgA के बारे में। क्या याद रखोगे IgA के बारे में, कि जो मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसमें सबसे अबंडेंट अमाउंट में जो इम्यूनोग्लोबुलिन है दैट इज IgA, कोलेस्ट्रम के अंदर, ठीक है। ठीक है, आगे जाए, कोलेस्ट्रम के अंदर हम लोगों ने देखा, उसके बाद क्या देखोगे भाई, कोलेस्ट्रम के बाद IgA का जो अबंडेंस है कहाँ प्रेजेंट है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो म्यूकोसल एपिथेलियम है वहां पे IgA का कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है। सलाइवा के अंदर भी IgA का कंटेंट हाई होता है, ठीक है। IgG ये याद रखोगे, IgG क्या है, ये प्राइमरी इम्यूनिटी जो मदर अपने फीटस को प्रोवाइड कर रही है, इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को ये क्रॉस कर सकता है और गोज टू द बॉडी ऑफ द फीटस। मदर से कहाँ पहुंचता है, फीटस के पास पहुंचता है, ठीक है, फ्रॉम मदर, ठीक है। तो ये चीज याद रखोगे, स्मॉलेस्ट है ये, और मदर से कहाँ पहुंचेगा, फीटस के पास पहुंचेगा। कहो कि मैम IgE के बारे में बता दो, तो IG क्या है, एलर्जिक रेस्पॉन्स के लिए होता है, ठीक है। बॉडी के अंदर मान लो कोई बाहर से पैथोजेंस आ गया, कोई सर्टेन एलर्जेंस आ गया, तो उस केस में IgE का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। IgM है ना, इम्यून रेस्पॉन्स से रिलेटेड है, जैसे इसको रूमेटॉइड फैक्टर भी बोलते हैं। तो इसको याद रखना, इम्यून रेस्पॉन्स यानी सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के प्रति ये क्या करता है भाई, एक तरह से इम्पोर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन का फंक्शन अदा करता है। ओके, रफली हमने क्या देख लिया, रफली हम लोगों ने देख लिया कि क्या फंक्शन है पर्टिकुलर इम्यूनोग्लोबुलिन का, और उसके बाद हम देखेंगे इसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, किसका बना हुआ है, तो आपको याद रखना है इट इज अ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, पॉलीपेप्टाइड चेन है ना। तो पॉलीपेप्टाइड में कैसे चेन है भाई, याद रखना H2L2 से याद रखना, 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है, ठीक है। यू कैन सी हियर वेल एमिनो एसिड का चेन है और डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये क्या है, दिस वन इज लाइट चेन 1 और दूसरा लाइट चेन यहाँ प्रेजेंट है 2 लाइट चेन हो गए, और एक जो हैवी चेन है दिस इज लाइक दिस, है ना। तो दिस वन इज हैवी चेन, ये भी हैवी चेन, ठीक है। और आपको याद रखना है कि यहाँ पे एंटीजन आकर के बाइंड होगा, ठीक है। एंटीजन का मतलब कोई भी एक्सटर्नल एजेंट जो हमारे बॉडी के अंदर आता है और किसको ट्रिगर करेगा, एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को ट्रिगर करेगा। तो दिस साइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग विथ एंटीजन, एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। आपने ये स्ट्रक्चर देख लिया H2L2, है ना। एक बार रिवाइज करा देते हैं, कैसा शेप है, Y शेप, H2L2 बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी।
एक्टिव इम्यूनिटी किसकी, कौन सी इम्यूनिटी की बात कर रहा है, कैसी इम्यूनिटी की बात कर रहा है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में ये आपको याद रखना है, एक्वायर्ड की बात कर रहा है, ठीक है, एक्वायर्ड के टाइप की बात कर रहे थे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आप लोग कंफ्यूज फालतू के होते हो। जरा देखें एक्टिव इम्यूनिटी किसको कहेंगे, ऐसी इम्यूनिटी यानी ऐसा पावर हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सटर्नल पैथोजेंस के आने के बाद खुद बॉडी एक्टिवेट करती है, खुद बॉडी पार्टिसिपेट करती है, बॉडी के लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और किल करने का काम करेंगे, आइदर बाय सेल मेडिएटेड और ह्यूमोरल इम्यूनिटी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन को इन्वॉल्व करके, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया एक्टिव इम्यूनिटी। कहो कि मैम पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है, सपोज दैट बाहर से कोई पैथोजेंस आ रहा है या कोई टॉक्सिन्स आ रही है, ठीक है, उसके अगेंस्ट जितने देर में हमारा सिस्टम एक्टिवेट होगा, जितने देर में उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा, उतने देर में वो बहुत ज्यादा नुकसान कर चुका होगा। ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर से बना बनाया, क्या करेंगे, बाहर से बना बनाया एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी के अंदर बनने वाला था, वो बनने में काफी टाइम लगने वाला है, तो बना बनाया एंटी टॉक्सिन या एंटी सीरम या फिर आप कह सकते हो कुछ ऐसी चीजें जो उस पर्टिकुलर पैथोजेंस के ग्रोथ को रोक देगा, है ना। ऐसी चीजों को बॉडी के अंदर इंसर्ट कराना ही क्या कहलाएगा, पैसिव इम्यूनिटी। हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को इम्यूनाइज्ड कर रहे हैं पैसिव वे में, जहां पर हमारा इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, रेडीमेड चीजें दी जा रही हैं, ठीक है। अब कोलेस्ट्रम की बात करें, है ना, तो कोलेस्ट्रम के अंदर क्या प्रेजेंट है, IgA प्रेजेंट है, मदर से मिल रहा है फीटस को, यानी कि फीटस की बॉडी को IgA बनाने की जरूरत नहीं है, बना बनाया उसको दे दिया। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे दे रखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड इंक्लूड IgA, IgM, IgG, ये जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करें भाई। अब रिमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, जरा वो देखें, है ना। रिमेटॉइड अर्थराइटिस में IgM, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था, है ना, IgM क्या है, रिमेटॉइड फैक्टर कहलाता है। ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो सिनोवियल मेम्ब्रेन है इसको पहचानना बंद कर देता है। पहचानना बंद करने की वजह से क्या होगा, व्हाट विल हैपन देयर, वहां पे सिनोवियल मेम्ब्रेन को किल करना चालू करेगा, इन्फ्लेम्ड करेगा, जिसकी वजह से पैनस का फॉर्मेशन होगा। और ये सारी डिटेल्स मैंने आपको कहाँ पढ़ा रखी है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में डिटेल में करा रखा है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर एलर्जीज की बात करें तो एलर्जी का मतलब क्या होगा, सुनना जरा ध्यान देना। हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, इस इम्यून सिस्टम का एक्सग्रेटेड रिस्पॉन्स, कहने का मतलब क्या है, जिस तरीके से रिस्पॉन्स लेना चाहिए उसके कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा हाइपर हो जाना, है ना। सपोज दैट आपके हाथ से छोटी सी पेंसिल गिर गई और उस पर आकर के आपके पापा आपको खूब धमाधम 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 पेट दें, है ना, तो ये कैसा रिस्पॉन्स हो गया, एक्सग्रेटेड रिस्पॉन्स हो गया। इतनी ज्यादा हाइपर एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। सिमिलरली जैसे बाहर से कोई ऐसा टॉक्सिन या फिर आप कह सकते हो बाहर का कोई भी पार्टिकल, बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कोई भी पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, वो नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, इससे कोई डिजीज नहीं होने वाली है, फिर भी हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसके अगेंस्ट इतना ज्यादा एक्शन ले लेता है कि पूरे इम्यून सिस्टम क्या करेगा, पूरे बॉडी के अंदर ढेर सारा एक्टिविटी को चालू कर देगा, जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्स बाहर एक्सटर्नली अपियर होने लगेंगे, इन्फ्लेमेशन कॉज होने लगेगा, खुद के सेल डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। जैसे इसको हम क्या कहेंगे, एलर्जी, है ना। तो एलर्जी में देखते हैं सबसे पहले अस्थमा, है ना। अस्थमा एक एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाया था रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज वाले में, है ना। तो वहां अस्थमा में क्या देखा था, बाहर से कोई पॉलन ग्रेन है अंदर आया, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जितने भी म्यूकोसल एपिथेलियम के जो सेल्स है वो क्या हो गए, एक्सग्रेटेड हो जाते हैं और उस पॉलन ग्रेन के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। वहां पे क्या हो जाएगा, डायलेशन नहीं होकर के कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, क्या होगी भाई, वहां पे पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंस्ट्रिक्ट, जिसकी वजह से हाइपर एक्टिविटी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ढेर सारे म्यूकस का जनरेशन। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से, म्यूकस जनरेशन की वजह से रेस्पिरेशन या फिर कह सकते हो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसको हम ब्रीदिंग कहते हैं, वो क्या होने लगेगी, बाधित होने लगेगी, ठीक है। तो दिस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एलर्जी कहेंगे। एक एग्जाम्पल आपको बताया मैंने। आगे चलते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो एलर्जी कॉज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एलर्जेंस, है ना। अब एंटीबॉडीज जो एलर्जी के खिलाफ बनती है दैट इज IgE, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे बॉडी के अंदर एलर्जिक रिस्पॉन्स के टाइम पे जो मास्ट सेल प्रेजेंट है, कहाँ पे मास्ट सेल प्रेजेंट है, टिश्यू के अंदर, और तो और हमारे बैसोफिल्स जो ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, ये क्या सिक्रेट करते हैं, हिस्टामाइन सिक्रेट करते हैं, सेरोटोनिन सिक्रेट करते हैं, है ना। तो बैसोफिल्स एज वेल एज मास्ट सेल्स, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन जो एलर्जी के लिए इन्फ्लेमेशन कॉज करने का काम करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखें, बात करें
किसके भाई, बोन मैरो के अंदर है ना, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स बोन मैरो होते हैं, थाइमस होते हैं, ठीक है। अब कहो कि मैम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं वो बता दो। चलो भाई देखें, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का मतलब होता है हमारे बॉडी के अंदर ऐसे ऑर्गन जो लिम्फोसाइट को जेनरेट करते हैं, बनाते हैं, उनको मैच्योर करते हैं। तो दो ही है ना, बोन मैरो के अंदर जनरेट होता है, बोन मैरो के अंदर जो मैच्योर होंगे बी लिम्फोसाइट्स, और कुछ मैच्योरेशन के लिए कहाँ माइग्रेट कर जाते हैं, थाइमस ग्लैंड के पास। तो थाइमस ग्लैंड भी वहां पे प्रेजेंट है जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। तो कहोगे मैं सेकेंडरी किसको कहेंगे। सेकेंडरी का मतलब क्या हुआ, ऐसे लिम्फोइड टिश्यू जहाँ पे ये लिम्फोसाइट क्या होंगे, रुकते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, ट्रेन करते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए इम्यून रिस्पॉन्स के लिए वहाँ वेट करते हैं। जैसे माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, हमारे एब्डोमिनल कह सकते हो, एब्डोमिनल एपिथेलियम, वहाँ पे जो म्यूकोसल एपिथेलियम है वहाँ पे वो प्रेजेंट है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। एक डेटा भी याद रखना है कि जो माल्ट के अंदर जो लिम्फोइड टिश्यू है दैट इज अबाउट 50% ऑफ टिश्यू का, जितने भी लिम्फोइड टिश्यू हैं उसका 50% कहाँ प्रेजेंट है, माल्ट के अंदर प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब सेकेंडरी में तो माल्ट आपने देख लिया, इसके अलावा कुछ और भी ऑर्गन्स हैं जैसे स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पियर्स, पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, दीज ऑल आर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। क्या काम है आपको मैंने बता दिया, लिम्फोइड टिश्यू या फिर आप कह सकते हो कि लिम्फोसाइट्स वहां पे क्या करते हैं, वेट करते हैं एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए, या फिर कह सकते हो किसी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने के लिए, या फिर पहचानने के लिए रिटेन होकर के रहते हैं, आराम से वहां पे बहुत दिनों तक सर्वाइव करते हैं। तो ये सेकेंडरी हो गए, ठीक है। तो प्राइम कह सकते हो कि सेकेंडरी जो ऑर्गन है दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि एक ऐसा साइट प्रोवाइड करा रहे हैं जिसकी वजह से एक्सटर्नल जो पैथोजेन आया है उनको पहचानने के लिए वहां पे लिम्फोइड टिश्यू वेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, लिम्फोइड टिश्यू या फिर आप कह सकते हो लिम्फोसाइट वगैरह है ना। एड्स की बात करें, अगला जो टॉपिक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से समझना है इसको, बिकॉज क्या आता है इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और क्या आएगा है कि नहीं। तो क्वेश्चंस आएंगे तो इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज एड्स का फुल फॉर्म है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो कहो कि मैम इसको डिजीज क्यों नहीं कहेंगे, सिंड्रोम क्यों कहेंगे। तो डिजीज इसलिए नहीं है क्योंकि इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज, एक साथ बहुत सारी डिजीज बॉडी के अंदर क्या होने लगे, चलने लगे, बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगे, या फिर तुम कह सकते हो ग्रुप ऑफ डिजीजेस, या फिर एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन डिजीजेस का क्या कहलाएगा, सिंड्रोम कहलाएगा, ठीक है। तो कहो कि एक्वायर्ड का मतलब क्या है मैम, लाइफ स्पैन में हम बाहर से गेन करते हैं, है ना, पूरे लाइफ स्पैन में कभी हम इसको गेन करते हैं, अंदर से बना बनाया नहीं आता, तो दैट इज एक्वायर्ड। इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो पावर थी इम्यूनिटी वाली, यानी कि एक्सटर्नल पैथोजेन से लड़ने का जो क्षमता था वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, इसी को हम एड्स कहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, फंगल डिजीज, प्रोटोजोन डिजीज आराम से हो जाएंगी, जो जनरली होती नहीं है, पूरे लाइफ लॉन्ग नहीं रहती, ये सारी कॉमन डिजीजेस क्या हो जाएंगी, हावी जाएंगी, और बॉडी के पास इतना भी ताकत नहीं रहेगा कि इन कॉमन डिजीजेस से वो लड़ सके। होता क्या है जरा देखें। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV, जो कि एक रेट्रो वायरस है। कहो कि मैम ये रेट्रो वायरस नहीं समझ में आता, तो रेट्रो वायरस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वायरस जो RNA से क्या बना सकता है, RNA से क्या बना सकता है, DNA बना सकता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल इसका जरूर ही क्या रहा होगा, RNA रहा होगा। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या रहा होगा, RNA रहा होगा। तो ऐसा वायरस जिसके पास ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो RNA से DNA बनाते हैं, और इन एंजाइम्स को क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब जेनेटिक मटेरियल की बात कर लें, HIV वायरस के अंदर क्या प्रेजेंट है जरा देखें, तो याद रखना भाई 2 मॉलिक्यूल्स है ना, 2 मॉलिक्यूल्स है ना, क्या है 2 मॉलिक्यूल्स, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है मैम, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA का 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 2 कॉपी प्रेजेंट है, ठीक है। और साथ ही 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या प्रेजेंट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। चलो डन, कंप्लीटेड यहाँ तक। आगे चलते हैं। कहो कि मैम सिर्फ यही एंजाइम होगा क्या, नहीं, इसके अलावा और भी एंजाइम होते हैं, जैसे इंटीग्रेज है ना, इंटीग्रेज एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्टेज हो गया,
इंटीग्रेज हो गया, जो वायरस के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। डिटेल अपन लाइफ साइकिल ऑफ HIV वायरस में देखेंगे, है ना। अब सबसे पहले क्या है भाई, एक टाइम पे बहुत ज्यादा, है ना, इंडिया के अंदर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या था, एड्स का मतलब बहुत ज्यादा फैलाव होने लगा था, लोग बहुत जल्दी इससे इन्फेक्टेड होने लगे थे। नाउअडेज अब इसका स्प्रेडल थोड़ा कम हो गया है ड्यू टू अवेयरनेस, ठीक है। और ये डिजीज अगर फैली भी थी तो किसकी वजह से फैली थी, इग्नोरेंस की वजह से। एक बड़ा सा स्लोगन आया था, है ना, यूके में, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, है ना। तो इग्नोरेंस क्या था भाई, बहुत सारी चीजों को इग्नोर किया जा रहा था, पर्सनल हाइजीन एज वेल एज बहुत सारी फैक्टर्स थे जो ज्यादा डिटेल में अपन ये टॉपिक जब पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो सीधे आते हैं टॉपिक के ऊपर, जरा देखें क्या बोलता है भाई। तो सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन्स के थ्रू, यानी कि बॉडी फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट ये वायरस दूसरे बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड के ट्रांसमिशन के साथ फैलेगा। तो सेक्सुअल कांटेक्ट होगा, सीमेन का ट्रांसफ्यूजन होगा फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी, ये जाएगा, है ना, ट्रांसमिशन होगा वहां पे, देन इट विल स्प्रेड द वायरस। दूसरा क्या है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, है ना। तो कंटेमिनेशन की बात करें, कहने का मतलब क्या है, ऐसा ब्लड जिसके अंदर HIV वायरस प्रेजेंट है ना, उसको ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए तो उस पेशेंट को क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। तीसरा है शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल्स, है ना, इनटू इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स, या फिर कह सकते हो इंट्रावेनसली, या तो कोई मेडिसिन दे रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो इंट्रावेनसली कुछ ड्रग एब्यूजर हैं, वो क्या करते हैं, एक ही सिरिंज से मल्टीपल पार्टनर उसको यूज करते हैं फॉर द ड्रग इन्फ्यूजन इनसाइड द ब्लड, है ना। दैट विल ऑल्सो रिस्की एंड विल ट्रांसमिट द HIV वायरस। एक भी पर्सन उसमें अगर HIV से इन्फेक्टेड है तो दूसरे को भी हो जाएगा, बिकॉज एट द टाइम ऑफ पुलिंग ऑफ सिरिंज सम अमाउंट ऑफ बॉडी फ्लूइड रिटेन इनसाइड द निडल, ठीक है। आगे चले, फ्रॉम मदर टू हर चाइल्ड, बिकॉज प्लासेंटा के थ्रू क्या है, बॉडी फ्लूइड कनेक्टेड है। अगर मदर HIV पॉजिटिव है देन क्या हो जाएगा, बच्चे के अंदर भी HIV वायरस का ट्रांसमिशन हो जाएगा। रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस इन मैक्रोफेजेस, यानी कहने का मतलब क्या है, एक बार जब ये ट्रांसमिट हो गया देन हाउ दिस वायरसेस मल्टीप्लाई देमसेल्फ इनसाइड द मैक्रोफेजेस। तो जैसे ही ये बॉडी के अंदर एंटर करता है, घर बनाता है, कहाँ घर बनाता है, मैक्रोफेजेस के अंदर। अब इन मैक्रोफेजेस के अंदर क्या है, जरा देखें, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मैक्रोफेज। कहाँ भाई, ये जो पूरा सेल्स है दिस इज मैक्रोफेज, है ना। रेट्रोवायरस यानी कि HIV वायरस कहाँ एंटर कर रहा है भाई, इस मैक्रोफेज के अंदर। क्या करेगा, इसका प्रोटीन का जो कैप्सिड है बाहर ही रह जाएगा। इट विल ट्रांसमिट RNA कंटेंट इनसाइड द मैक्रोफेज, ये रहा RNA, ठीक है। अब ये क्या है, वायरल RNA है, ठीक है। इस वायरल RNA को किस में कन्वर्ट कर रहा है, वायरल DNA में। जो एंजाइम यहाँ हेल्प कर रही है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दिस वाज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA which is converted into DNA। कैसा DNA, वायरल DNA। कहाँ पे काम करेगा, इनसाइड द होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। अब ये वायरल DNA क्या होगा, होस्ट सेल के जीनोम के साथ ऐड हो जाएगा, एडअप हो जाएगा। चलो इसका मैं कलर चेंज कर रही हूँ। इट विल गेट इनकॉर्पोरेटेड इनसाइड द जीनोम ऑफ द होस्ट सेल। इनकॉर्पोरेट हो गया, जब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, है ना, देन ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे ये क्या करेगा, खुद का वायरल RNA बना लेगा, ठीक है। चलो भाई, वायरल RNA बन गया, दिस इज वायरल RNA, है ना, RNA। चलो भाई, ये वायरल RNA बन गया। देन व्हाट दिस वायरल RNA विल डू, यहाँ से वायरल प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड वायरल RNA इज द जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन आर ऑल्सो सिंथेसाइज इनसाइड द होस्ट सेल। एंड व्हाट विल हैपन, यहाँ पे इंटीग्रेज एंजाइम काम करेगा और दिस इंटीग्रेज विल असेंबल दिस कंटेंट वायरल RNA एज वेल एज प्रोटीन कंटेंट एंड न्यू वायरसेस विल गेट फॉर्म इनसाइड द होस्ट सेल। अब आफ्टर दैट क्या करेंगे, ये बाहर निकलेंगे और दूसरे मैक्रोफेजेस सेल्स को कैप्चर करेंगे सो दैट दे कैन मल्टीप्लाई देमसेल्फ। यानी कि जैसे ही HIV वायरस अंदर एंटर करता है देन इट विल जस्ट टारगेट द मैक्रोफेजेस एज वेल एज, साथ में याद रखना T4 लिम्फोसाइट को भी ये क्या करेगा, टारगेट करेगा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एड्स के कंडीशन में, कब एड्स के कंडीशन में, AIDS के कंडीशन में T लिम्फोसाइट की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि अपने बॉडी के पास T लिम्फोसाइट कम, देन व्हाट विल हैपन, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ का डायग्नोसिस खत्म। यानी बाहर से कोई भी पैथोजन अंदर आएगा तो उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं हो पाएगा। जब पहचान ही नहीं हो रही तो फिर क्या होगा, जब पहचानने की कैपेसिटी नहीं रही देन वहां पे किलिंग के चांसेस क्या हो जाएंगे,
कम हो जाएंगे, उनको हम किल ही नहीं कर पाएंगे। सेल्फ एंड नॉन सेल्फ का डायग्नोसिस ही खत्म हो गया, वहां पे पहचान ही खत्म हो गई। देन वहां पे हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं तो कोई अगेंस्ट एक्शन नहीं तो फिर डिजीज का अपीयरेंस। तो दिस हैपेंस इनसाइड द एड्स, है ना। तो चलो भाई, कुछ क्वेश्चंस करने के पहले एक बार टेक्स्ट देख लें और देखते हैं क्या छूट रहा है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी भी रह गए हैं, मैंने डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस तो बता दिया, साथ ही कुछ और भी फैक्ट हैं। क्या फैक्ट हैं जरा देखें। तो आपको ये याद रखना है कि कभी भी एड्स को डायग्नोसिस करने के लिए जो टेस्ट कंडक्ट होता है, दैट इज आपको याद रखना है एलिसा टेस्ट, ठीक है। एलिसा के साथ आजकल ज्यादा एडवांस जो टेस्ट हो गया है, दैट इज आपको याद रखना है साउदर्न ब्लॉटिंग एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ये भी टेस्ट करने का क्या हो गया है, टेक्निक डेवलप हो गया। ये ज्यादा कंफर्मेटरी टेस्ट है इन कंपेरिजन ऑफ एलिसा, ठीक है। तो कंफर्मेटरी टेस्ट में आप क्या याद रखोगे, वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड साउदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस के बाद हमें देखना था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में एलिसा मैंने आपको बता दिया। एलिसा का फुल फॉर्म याद रख लेना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। नेक्स्ट आगे चले, चलो क्वेश्चन देखते हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन डज कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन मिल्क। देखो 2015 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो आपको बताया था कोलेस्ट्रॉल में क्या प्रेजेंट होता है, IgA, है ना। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआंस, प्रोटोजोआ के थ्रू, है ना। तो सिफिलिस क्या है, ट्रिपोनिमा पेलिडम बैक्टीरिया है ना। ब्लास्टोमाइकोसिस पता से चल रहा है फंगल डिजीज है ना। इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज है ना। समटाइम्स कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया है ना जो कि क्या कॉज करते हैं, न्यूमोनिया कॉज करते हैं, तो वहां पे बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये भाई बैक्टीरियल, ये क्या हो गया आपको पता है, ये बैक्टीरियल है ना। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटोजोअल पूछ रहा है, प्रोटोजोआन से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन इज करेक्ट आंसर, है ना। ये करेक्ट आंसर नहीं है ना। तो आपको क्या याद रखना है भाई कि बाबेसियोसिस, है ना, कहाँ प्रेजेंट होता है, कैनाइन्स के अंदर ज्यादा पाया जाता है ना, बाबेसियोसिस। ओके डन। तो चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करें, ग्राफ्टेड किडनी की बात करें, है ना। तो ग्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड इन पेशेंट ड्यू टू, ग्राफ्टेड किडनी किसकी वजह से रिजेक्ट होंगे, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन का फॉर्मेशन होता है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में कौन रिस्पॉन्स करता है भाई, टी लिम्फोसाइट। तो ग्राफ्टेड किडनी के रिजेक्शन में कौन काम करता है भाई, टी लिम्फोसाइट काम करता है। एक्टिव फॉर्म ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका की बात करें, है ना। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या कर रही थी भाई, आपको पता है फूड के थ्रू इंटेस्टाइन में पहुंचेगी, है ना। म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ कोलोन के अंदर पहुंचेगी, अमीबियासिस कॉज करेगी, है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। कहा भाई, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ कोलोन। अच्छा ये तो ठीक है, ये वाला तो है, पर साथ में किसको टारगेट कर रही थी, आरबीसी को भी टारगेट कर रही थी। तो आरबीसी को टारगेट करेगी तो बट ऑब्वियस बात है इरिथ्रोसाइट भी ऐड हो गया। तो मोर अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज मोर करेक्ट, है ना, मोर करेक्ट। तो कहो कि मैम नीचे वाला देख के तो फटाफट हम टिक कर देंगे, तो भैया वो भी याद रख लेना, एरिथ्रोसाइट भी, दोनों, है ना। नेक्स्ट आगे चले, HIV दैट कॉजेज एड्स फर्स्ट स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग, सबसे पहले किसको स्टार्ट करेगा, डिस्ट्रॉय करना, है ना। तो आपने क्या देखा, मैक्रोफेजेस एज वेल एज टी हेल्पर सेल्स, है ना। तो टी हेल्पर सेल्स की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट आगे चले, चलो आते हैं, मैच ईच डिजीज विथ इट्स करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन के साथ इसको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखें कौन आ रहा है। तो पोलियो में क्या करते हैं भाई, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन के लिए किल्ड बैक्टीरिया, हार्मलेस वायरस। तो पोलियो किससे होता है, वायरस से होता है, एट्यूनेटेड वायरस इसमें हो जाएगा आंसर। तो डी का फर्स्ट, है ना। ट्यूबरकुलोसिस किल्ड बैक्टीरिया, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन। डिप्थीरिया में क्या हो जाएगा, तो डी के फर्स्ट में क्या है, देखो जरा डी के फर्स्ट कौन कौन सा, ऑप्शन ए ऑप्शन डी, है ना। अब ए नंबर देखें, ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस किससे होगा, टीबी बैक्टीरियम की वजह से होगा। तो ए का 4 दे रखा है ना। किल्ड बैक्टीरिया देंगे या हार्मलेस बैक्टीरिया देंगे, है ना। इसमें कंफ्यूजन है भाई, तो रोक देते हैं यहीं पे, बी ऑप्शन देख लेते हैं 3 और 2B का। तो हुपिंग कफ, है ना, 2 और 3 में क्या है भाई, किल्ड बैक्टीरिया, और किल्ड इनएक्टिवेटेड 2 और 3 किल्ड बैक्टीरिया। 3 आया हुपिंग कफ किल्ड बैक्टीरिया से होगा, ई या फिर इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन से होगा। तो टॉक्सिन हमने कहाँ पढ़ रखा है, डिप्थीरिया में पढ़ रखा है ना। तो सी का क्या आंसर हो जाएगा,
2 होगा, सी का क्या हो जाएगा 2, तो 3 का क्या हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा 3, मोर एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा ए। देखा कैसे सॉल्व किया। मान लो सपोज दैट आपको याद नहीं है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि मुझे याद नहीं है, तो आप इस तरीके से भी एक फैक्ट भी याद रहेगा तो आप पूरे क्वेश्चन को मैच कर सकते हो, है ना। तो पोलियो में याद है वायरस से होता है, तो पहला तो ऐसे ही हो गया। अब हम किस में कंफ्यूज कर रहे थे, बी और सी में, तो बी सॉरी ए और बी में, तो हम सी जानते हैं डिप्थीरिया में क्या करते हैं, टॉक्सिन्स यूज करते हैं, तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी का जैसे ही 2 आया तो ये ऑप्शन चूज हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, आगे की बात करें। Which of the following viruses is not transferred through semen of an infected male, है ना। इनमें से कौन सा ऐसा है जो सीमेन से इन्फेक्टेड नहीं होगा, तो हेपेटाइटिस बी का वायरस बॉडी फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये तो हो जाएगा भाई ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, HIV वायरस भी बॉडी फ्लूइड में होता है, इबोला वायरस भी बॉडी फ्लूइड में रहता है, चिकनगुनिया वायरस भाई इसका वेक्टर कौन है, मॉस्किटो है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। इन हायर वर्टिब्रेट्स द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्फ इफ दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ट ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, इट अटैक्स सेल्फ सेल्स एंड देन इट लीड्स टू, क्या कहेंगे इसको, ऑटो इम्यून, यानी खुद को पहचानना बंद कर दिया। किसने पहचानना बंद कर दिया था, हमारे इम्यून सिस्टम ने। एग्जाम्पल दिया था र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस में IgM किसके अगेंस्ट काम कर रहा था, सिनोवियल मेम्ब्रेन के, तो इसी को हम कह रहे हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, चलो भाई एंटीवेनम की बात करें, क्या है ये, पैसिव इम्यूनिटी, यानी सांप ने काट लिया सपोज दैट, है ना, तो सांप ने काट लिया तो भाई टॉक्सिन कहाँ पूरे बॉडी में फैल चुका है, उस टॉक्सिन को पहचानना, उसके अगेंस्ट एक्शन लेना, तब तक तो पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, बना बनाया एंटीबॉडी, है ना, बना बनाया एंटीबॉडी वेनम, है ना। ठीक है, तो एंटी वेनम फटाफट डाल दिया जाएगा बॉडी के अंदर, तो कैसा इम्यूनिटी हो गया, हमारे बॉडी को काम करने की जरूरत नहीं है, बना बनाया रेडीमेड डाल रहे हैं, तो पैसिव इम्यूनिटी हो जाएगा। तो पैसिव इम्यूनिटी में आपको याद रखना है, ये जो एंटीबॉडी हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे, लेबोरेटरी में, दूसरे एनिमल के अंदर बनाते हैं इसको, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी वाइल। ठीक है, अब अगला इसी में स्टेटमेंट दे रखा है कि पोलियो ड्रॉप्स की बात कर रहा है, बोला एंटीबॉडी क्या है भाई, प्री फॉर्म्ड, लेबोरेटरी में हम पहले से बना के रखते हैं, जबकि पोलियो ड्रॉप में वैक्सीन जो हम देते हैं ये भी पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। और इसमें क्या होगा, आर एडमिनिस्टर्ड टू द बॉडी कंटेन, तो अभी तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था ना, पोलियो में हार्मलेस वायरस, यानी कहने का मतलब क्या है, एट्यूनेटेड पैथोजेंस, एट्यूनेटेड मतलब हार्मलेस, यानी कि उसकी डिजीज पैदा करने की कैपेसिटी क्या हो गई है, कम कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, The organism which causes diseases in plants and animals, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करेंगे, है ना, तो क्या कहलाएंगे, पैथोजेंस कहलाएंगे, सीधा सा आंसर है ना। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर एंड कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफॉइड, है ना, तो कंफर्मेटरी टेस्ट क्या कहते हैं टाइफॉइड के लिए, विडाल टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो विडाल टेस्ट देखो कहाँ है, 2 ऑप्शन में है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉज करेगा, जबकि साल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड कॉज करेगा, तो एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे नीचे वाला। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स, एड्स के लिए क्या करेक्ट है, पॉजिटिव एजेंट HIV के लिए भी, है ना, तो HIV इज अनडेवलप्ड रेट्रोवायरस, अनडेवलप्ड रेट्रोवायरस है भाई, तो ये रॉन्ग है ना, करेक्ट पूछ रहा है। HIV डज नॉट एस्केप बट अटैक्स द एक्वायर इम्यून रिस्पॉन्स, है ना, नहीं भाई ये भी रॉन्ग है। HIV इज इन्वेलप्ड वायरस कंटेनिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, ये भी रॉन्ग हो गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होता है। ठीक है, HIV इज इन्वेलप्ड वायरस, इन्वेलप मतलब प्रोटीन का कोटिंग है, बिल्कुल सही है, दैट कंटेन्स 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, बिल्कुल सही, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये भी बिल्कुल सही। चलो डन, आगे देखें। माल्ट कंस्टिट्यूट, लो भाई मैंने कहा था क्वेश्चन आया हुआ है, 2017 में क्वेश्चन पूछ चुका है यहाँ से, है ना, कितना % ऑफ लिम्फोइड टिश्यू माल्ट के अंदर, तो 50% मैडम जी, याद है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, है ना, तो भैया बैक्टीरिया के लिए याद रखना है ना, स्मॉल पॉक्स क्या कर रहा है, वायरस के थ्रू होता है ना, हर्पिस भी वायरस के थ्रू होता है, और टिटनस एंड मम्प्स भी वायरस की वजह से होगा, तो क्या हो जाएगा भाई, टिटनस बैक्टीरिया कॉज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मात्र आ रहा है, कोलेरा एंड टिटनस, जो कि क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करें।
Colostrum, the yellowish fluid secreted by mother during initial days of lactation, is very essential to impart immunity to the newborn infants because it contains immunoglobulin A. याद है? चलो डन, ठीक है। आगे देखें, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्सेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट। एक बार और पहले पूछ चुका है ना, तो क्या कर रहा है भाई, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम इसके प्रति क्या होता है भाई, एक्टिव होता है और ग्राफ्ट को रिजेक्ट करता है, ठीक है। 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा है नीट के अंदर, इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजेंस कॉज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। याद आया, एलिफेंटियासिस, जहां पे हाथी पांव हो जा रहा था, जेनाइटल या क्या हो जा रहे थे, इनलार्ज हो रहे थे, परमानेंट स्वेलिंग हो रही थी, है ना, तो एलिफेंटियासिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इनमें से कौन ऐसा है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है? तो सोरियोसिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, रिमेटॉइड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, विटिलिगो ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो कौन सा नहीं है भैया? अल्जाइमर डिजीज क्या करता है? न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। करेक्ट आंसर इज सी। चलो नेक्स्ट आगे देखें, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन फेल्स। कब फेल्स भाई, किसकी वजह से? फिर वही क्वेश्चन, फिर से वही रिपीटेशन आ गया, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हो जाएगा भाई, है ना। विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन? रिजेक्शन के लिए सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को मैडम अब तो याद हो ही जाएगा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, है ना। अब पूछ रहा है फिर से किसके बारे में कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एड्स इज कॉज्ड बाय ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड राइनो वायरस। राइनो वायरस नहीं होगा भाई, राइनो वायरस से कॉमन कोल्ड होता है ना, तो रेट्रो वायरस, ये वाला इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट पूछ रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज पैथोजेन स्पेसिफिक। एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी होता है दैट इज पैथोजेन स्पेसिफिक होता है, एक डिजीज के लिए एक ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, बिल्कुल सही बात है ना। एक्सेग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी, इसको एलर्जी कहते हैं, ठीक है। बोन मैरो एक्ट्स एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल रॉन्ग है ना, फिल्टर के जैसे काम नहीं करता है, दिस इज नॉट करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। आगे देखें, मैच द कॉलम पूछ रहा है ना, तो प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? मलेरिया। चलो भाई, मलेरिया। वुचरेरिया ब्रोंकिफ्टाई एलिफेंटेसियासिस कॉज करता है। एंटमीबा क्या करता है? आपको याद रखना, अमीबियासिस कॉज करता है, ये तो ऐसे भी याद रहेगा, है ना। माइक्रोस्पोरम, बट ऑब्वियस सी बात है, रिंगवर्म। तो ये सारे के सारे 4 3 2 1 यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। चलो डन। इसी के साथ क्या होता है भाई, आज डे 27 यहीं पे खत्म करते हैं, अगले दिन फिर आते हैं, डिजीज कैंसर से स्टार्ट करेंगे। जितने भी ड्रग्स हैं और आप कह सकते हो ड्रग एब्यूजेस हैं, एडोलेसेंस के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू, बाय बाय, खूब प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ो।